हेलो दोस्तों, क्यों आजकल हमारे देश में अंबेडकरवादी लोगों का वॉल्यूम बढ़ गया है। पिछले 10 सालों से लेकर क्यों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत ज्यादा उनको लेकर लोग पढ़ने लिखने और उनको समझने के लिए मीडिया की तरफ जाने लगे। ऐसा क्यों हुआ? पिछले 10 सालों से लेकर आज तक इन बातों की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये बातें आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखते वक्त हमें सबसे पहले एक बात कर लेनी पड़ती है और वो बात ये होती है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन ऐसा होने के बावजूद और हर तरीके से उन्हें एक्सकम्युनिकेट करने के बावजूद भी उन्होंने आज इस मुकाम को हासिल कर लिया है कि उनके बिना हमारे देश में आज चर्चा करना बहुत हद तक नामुमकिन है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आज की तारीख में एक कॉन्टेक्स्ट के तौर पर आते हैं, एक बैकग्राउंड के तौर पर आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचार, उनके व्यक्तित्व, उन्होंने लिखा हुआ संविधान, उनकी की गई बातें, उनकी आइडियोलॉजी, उनका साहित्य, इन सब बातों को परे रखकर आज हमारे देश में चर्चा होना बहुत हद तक नामुमकिन है। बात सभी लोग, उनको मानने वाले, उनको नहीं मानने वाले और उनसे बिल्कुल सरोकार नहीं रखने वाले, ये सभी लोग इस मुद्दे पर आज अनोनिमसली उनका एक मत हो चुका है। वो सारे लोग इस बात को अब मानने लगे हैं कि हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और भारतीय संविधान, इनको कॉन्टेक्स्ट में रखे बिना, इनको बैकग्राउंड में रखे बिना कोई बात होना पॉसिबल नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि कैसे तीन तरह के लोग, तीन तरह के गुट समूह हमें नजर आते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर। सबसे पहला समूह तो वो है कि जब 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और अपने कुछ अनुयायी को साथ में ले लिया, अपने कुछ फॉलोवर्स को साथ में ले लिया, तो उनको मानने वाला सबसे बड़ा जो गुट है, सबसे बड़ा जो समूह है, तो 1956 के बाद जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया वो गुट है, वो तो बाय डिफॉल्ट बाबा साहब को इमोशनली मानता है। उनमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इमोशनली भी मानते हैं और इंटेलेक्चुअली भी मानते हैं। इसके बाद आता है दूसरा गुट जो शुरू से जाति व्यवस्था का समर्थन कर रहा था, जो शुरू से शोषण का समर्थन कर रहा था, जो शुरू से विषमता की बात को आगे बढ़ाकर चलना चाहता था, जो शुरू से, जिसे हम राइट विंग पीपल कहते हैं, जो राइट विंग के पीपल हैं, जो शुरू से चाहते थे कि कुछ लोग इस देश पर राज करें, जिसे हिजीमनी कहा जाता है, और सारा प्रिविलेज हमें मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट हमें मिले। इसके खिलाफ जब बाबा साहब ने बात करना शुरू किया और उस बात को भारतीय संविधान के तहत खत्म कर दिया और इस देश को समानता के पथ पर ही चलना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, इस बात को बाबा साहब ने लीगलाइज कर दिया और लीगलाइज करने के साथ साथ उन्होंने इस बात को मॉरलाइज भी करने की कोशिश की। इस बात से आज भी एक बहुत बड़ा जो जन समुदाय है जो इस देश पर विषमता की तरीके से राज करना चाहता है, वो समुदाय हम देखते हैं कि आज भी बाबा साहब को और बाबा साहब ने जो लिखी गई किताबें हैं उनको और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है इसको आज भी पुरजोर विरोध करता है। ये दूसरा समूह है। और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट समूह है जिसकी वजह से, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अंबेडकरवादी होने का वॉल्यूम बढ़ गया है, वो समुदाय था लेफ्ट विंग पीपल, जो मार्क्स को मानने वाले थे हमारे देश में, जो ज्यादा धर्म को मानने वाले थे हमारे देश में, जो एक तरह का फैनेटिकली रिलीजियस बिहेवियर करने वाले लोग थे हमारे देश में। इन लोगों की जो तादाद थी, इन लोगों की जो क्वांटिटी थी, जो पॉपुलेशन थी, जिन्हें बाबा साहब से
2014 के पहले बहुत ज्यादा सरोकार नहीं था। बहुत ज्यादा सरोकार न होने की वजह यह थी कि बाबा साहब एक बहुत ही लॉजिकल शख्सियत रहे। धर्म की तरफ उनका देखने का अपना बहुत ही कैंडिड, बहुत ही साफ सुथरा नजरिया रहा और गॉड को लेकर भी उन्होंने अपनी कुछ बातें एकदम साफ तरीके से रख देने की वजह से जो बहुत बड़ा जन समुदाय था, जिन्हें बाबा साहब से सरोकार न होने की वजह बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी, बाबा साहब की कैंडिड बातें थी, इसलिए वो समुदाय बाबा साहब से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखता था और मानता था कि दलित और पिछड़ी जाति से एक नेता उभर कर आया है। उन्होंने बहुत पढ़ाई की और भारतीय संविधान लिख दिया और देश चल रहा था। 70 साल तक इस बात को कुछ इसी कैजुअल तरीके से देखा गया, लेकिन 2014 के बाद बातें बदलने लग गई और सारे समुदाय को पता चल गया कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, अगर इनको आज हम नहीं जान लेते हैं, इनकी बातों को अगर आज नहीं समझ लेते हैं, इन्होंने कही गई बातों की तरफ अगर आज हम ध्यान नहीं देते हैं, तो शायद बात बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाएगी, कुछ ऐसे कि जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं कि 2014 के बाद हुआ क्या। एक बहुत बड़ा जन समुदाय जिन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं था, वो जन समुदाय अचानक से अम्बेडकरवादी होने को लेकर बात क्यों करने लगा? अचानक से भारतीय संविधान को हाथ में लेकर बात क्यों करने लगा? अचानक से मीडिया में जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई बातें क्यों ढूंढने लगा, क्यों देखने लगा, क्यों एनालिसिस करने लगा, क्यों समझने लगा? इसके लिए कुछ बातें इस देश में पिछले 10 सालों में खास तरीके से हुई। वो बातें थी, पहले तो CAA, हम जिसे CAA कहते हैं, ये आ गया। दूसरी बात थी NRC। ये NRC और CAA ये बहुत बड़े मामला थे जिसने बहुत बड़े जन समुदाय को हिला कर रख दिया। इसके बाद था कि 3 तलाक की बात आ गई। इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, और बीजेपी जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करती है, उस सरकार ने, उस सत्ता ने ये सारी बातें लाना शुरू कर दिया, जिसमें CAA था, जिसमें NRC था, जिसमें 3 तलाक को लेकर कायदा बनाने की बात हो गई, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो देश के हर किसी से जुड़ी हुई है, जिसमें GST था जिसका खामियाजा हर घर को, हर व्यक्ति को भुगतना पड़ा, जिसमें रिजर्वेशंस की पॉलिसीज को लेकर, उन्हें खारिज करने को लेकर बातें मीडिया में चलने लग गई, जिसमें थी ऐसी बात कि जैसे मराठा आंदोलन इतने बड़े तौर पर क्यों हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी 370 आर्टिकल को लेकर। 370 आर्टिकल लागू क्यों हो गया? जुरिस्डिक्शन में, मिस जो न्याय व्यवस्था है, इस न्याय व्यवस्था में भी इस सत्ताधारी पार्टी ने कैसे दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया, निर्वाचन आयोग को कैसे अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रख दिया, प्रेसिडेंशियल रूल, जिस राज्य में उनकी विचारधारा को मानने वाली सरकार नहीं है, उनका गठबंधन नहीं है, वहां पर कैसे राष्ट्रपति राजवट, हम जिसे प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, वो लगा दिया गया। कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे बहुत ही बड़े घोटाले का मीन्स शुरुआत हो गई, उसका आगाज कर दिया गया। खैर हम ये बात को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया है, और ऐसी बहुत सारी बातें, इवन इंक्लूडिंग NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी किस तरीके से लाई गई और कैसे शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, कैसे हर सरकारी जो संस्था है, हर सरकारी संस्था को प्राइवेट कंपनियों को बेच देने की बातें चल रही है, कैसे देश कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में देने की बातें हो रही है। इन सारी बातों की जब चर्चा होने लगी और लोग इन बातों से परेशान होने लगे, अपनी जिंदगी में जब उन्हें तकलीफें उठानी पड़ी, तो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये लोग सोचने और समझने लग गए कि अब हमें बदलना पड़ेगा, अब हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने जो पहले कहा कि अम्बेडकरवादी होना ये पहले बहुत कम लोगों की बात थी। जो 1956 के बाद
बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया वो एक बाय डिफॉल्ट अम्बेडकरवादी अपने आप को मानते थे। अम्बेडकरवादी होना बोले तो उनके लिए तो जन्म से ही अम्बेडकरवादी बात हो गई, क्योंकि वो अब जिस घर में पैदा होने लग गए उस घर में उन्हें बुद्धिस्ट कहा जाने लगा और उनका एक सैल्यूटेशन भी बन गया। ये सैल्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कोई हिंदू एक दूसरे से मिलता है तो वो राम राम कहता है, जब कोई मुस्लिम एक दूसरे से मिलता है तो वो सलाम वालेकुम या जो भी उनके सैल्यूटेशन है वो करता है। लेकिन जब एक बुद्धिस्ट अब एक दूसरे से मिलने लगा तो वो जय भीम इस बात से आगे बढ़ने लगा। जय भीम ये उसके आत्मसम्मान की सैल्यूटेशन हो गई। जय भीम ये उसके इंसान बनने की, इंसान होने की सैल्यूटेशन हो गई। जय भीम ये उनके बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आत्मसम्मान, सम्मान की, बाबा साहब के प्रति रिस्पेक्ट की एक बात हो गई। जय भीम एक ताकत वाला नारा सिर्फ उन लोगों के लिए था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ने लग गई और लोगों को समझने लग गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय भीम। जय भीम का मीनिंग ये नहीं कि कोई किसी घर में पैदा हो जाता है तो वो जय भीम करता है, लेकिन जय भीम का मतलब ये भी बताया जाता है कि आई रिस्पेक्ट द पर्सन इन यू। तुम्हारे अंदर जो इंसान है उस इंसान की समानता के तौर पर मैं इज्जत करता हूँ, ऐसा एक बहुत ही गहरा अर्थ डॉक्टर अम्बेडकराइट फिलॉसफी में काम करने वाले लोगों ने बाबा साहब की विचारधारा को समझकर माना और समाज में इसको प्रसव किया, समाज में इसको दे दिया गया। लेकिन ये बहुत छोटा ग्रुप था जो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ भी था, जिसमें आरपीआई थी, जिसमें अब हम कह सकते हैं कि वंचित थी, आरपीआई के बहुत सारे हिस्से थे, बीएसपी जैसी छोटी बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी। ये बात बहुत हद तक पॉलिटिकल थी, ये सोशल बन नहीं पा रही थी, ये नेशनल बन नहीं पा रही थी, ये राष्ट्रवाद के तौर पर आ नहीं पा रही थी। लेकिन अब ये बात राष्ट्रवाद के तौर पर आना शुरू हो गया। राष्ट्रवाद के तौर पर इसलिए आना शुरू हो गया क्योंकि अब जो मीडिया के जरिए गलत बातें लोगों तक पहुंच रही थी, उसी मीडिया के जरिए सही बातें भी लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया था। इसे डिजिटल डेमोक्रेसी कहते हैं। और इस डिजिटल डेमोक्रेसी के तहत जब लोगों तक सही बातें पहुंची, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पहुंची, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दी गई सारी बातें पहुंची, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साहित्य के रूप में जो बहुत बड़ा और बहुत गहरा योगदान इस देश के बनने के लिए दिया, इस देश की समाज व्यवस्था को समझने के लिए दिया, इस देश के इंसान को इंसान मानने के लिए दिया, इसके कुछ सॉल्यूशंस दिए कि हम कैसे एक राष्ट्र बनकर जी सकते हैं, कैसे हम एक राष्ट्र बनकर जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना फिर एक बार हम कहीं किसी खास किस्म की गुलामी में ना चले जाएं। इस बात का बहुत ही गहरा एहसास बाबा साहब ने अपनी साहित्य कृतियों में भी दिया, अपने भाषणों में भी दिया, अपने राजकीय जीवन में भी दिया, अपने छोटे बड़े आंदोलन में से भी दिया। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंटली सारी बातें भारतीय संविधान में रखकर पेश कर दी और उनको नहीं मानने वाला जो बहुत बड़ा गुट था वो भी अब इस बात पर राजी हो गया कि हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक समाज की मिल्कियत नहीं है, ये पूरे देश की और एक पूरी दुनिया की बहुत ही खास एसेट है। अब हम आते हैं दूसरे लोगों की तरफ जो बाबा साहब का पुरजोर विरोध कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें वर्शिपिंग फॉल्स गॉड के नाम से भी अरविंद शौरी की किताब में इस बात का जिक्र हो गया कि बाबा साहब अम्बेडकर को पूजने वाले जो लोग हैं वो एक गलत भगवान को पूज रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी बाबा साहब अम्बेडकर की बात का लोहा मानना पड़ा। इसके पीछे एक वजह थी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह थी कि पूरी दुनिया में बाबा साहब के नाम का और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतवर्ष को दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही रिस्पेक्ट से जिक्र होने लग गया था। और ये जिक्र हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, हमारे सबसे प्राइम पॉलिटिकल लीडर जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, प्रेसिडेंट कहा जाता है, इन लोगों को जब
फॉरेन कंट्रीज में जाने के बाद इस बात का एहसास हो गया कि हम किस बात को रिप्रेजेंट करें, तो उनके पास रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अहम बात थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इतनी बड़ी बात होने की वजह से उसके ऊपर कोई काउंटर कर ही नहीं सकता। इस तरीके से बात होने की वजह से जो उनके विरोधक थे, जो उनको नहीं मानने वाले थे, उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि हमारा नहीं मानना ये गलत है। और आजकल मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर बाबा साहब को सही तरीके से बहुत ज्यादा कोई पढ़ता है तो उनके विरोध तक पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इन्होंने जो बातें कही है, इन बातों को लेकर हम देश को कैसे चलाएंगे, कैसे देश को लेकर बात करेंगे, और कहीं पर तो कई खामी मिल जाए, कहीं पर तो हमें कोई गलती मिल जाए, कहीं पर तो हमें ऐसी बात दिख जाए कि जहां पर हम पॉइंट आउट कर सके, लेकिन पिछले 70 सालों में ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बता देना चाहता हूँ। इस देश के लोगों को भारतीय संविधान से लेकर कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। कि भारतीय संविधान सबको पता है, एक बहुत ही खास दस्तावेज है, एक बहुत ही खास किस्म का दस्तावेज है। और हम इस बात पर सभी लोग मानते हैं कि 70 साल में अगर हमारा देश एक देश बनकर, एक राष्ट्र बनकर, एक समाज बनकर प्रगति की पथ पर चल रहा है, तो इसका पूरा श्रेय भारतीय संविधान को जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें जानने के बावजूद ये संविधान सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे पिछड़ी जाति से बिलोंग करने वाले ने लिखा है, इस बात से कुछ लोगों के दिल में दिन रात दर्द होते रहता है। ये कुछ लोग आप भी जानते हो कौन है। इन कुछ लोगों का दिल का दर्द ये है, दिमाग का दर्द ये है, इनके पेट में इसलिए दुखता है कि क्यों नहीं हम में से कोई आगे बढ़कर आया और उसने भारतीय संविधान लिखा। क्योंकि भारतीय संविधान लिखे जाने से पहले हर चीज, हर बात एक खास पीजी मनी का जो क्लास है वो लिख रहा है। इस बात को बहुत ही हथौड़े के तौर पर बाबा साहब ने भारतीय संविधान के रूप में दे दिया, जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है और मानती है कि भारत की डेमोक्रेसी एक मजबूत डेमोक्रेसी है। और ये बात हम पूरी दुनिया को बहुत ताकत से बता सकते हैं। तो भारतीय संविधान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये संविधान लिखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने है और वो हमारी जाति को बिलोंग नहीं करते। इस तरह की कुछ लोगों की जो बहुत ही खराब मानसिकता है, इस खराब मानसिकता का परिणाम बोलकर ये है कि बीच बीच में संविधान बदलने की बात को लेकर चर्चा होने लग जाती है। तो अम्बेडकरवादी होने का वॉल्यूम इस देश में पिछले 10 सालों में बढ़ने की वजह यह है कि सत्ताधारी जो पक्ष है वो राइट विंग की आइडियोलॉजी को मानने वाला पक्ष है। और जो कुछ मैंने अभी आपके सामने सारी बातें गिनवाई, CAA को लेकर, NRC को लेकर, आर्टिकल 360 को लेकर, पावर्टी को लेकर, इंडियन इकोनॉमिक्स को लेकर, इंडिया की जो बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस है इनको लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, मराठा आंदोलन को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, GST को लेकर, इन सारी बातों का सोल्यूशन हमें मिलता है हमारे भारतीय संविधान में। इन सारी बातों का सोल्यूशन हमें मिलता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में, उनके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। हमें इस देश की गरीबी का मूल उच्चाटन करने की शक्ति मिलती है। इस देश के पॉलिटिक्स को सुधारने की शक्ति हमें मिलती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में। इस देश में भाईचारा बना रहना चाहिए, समानता बनी रहनी चाहिए। ये देश बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्यार से रहना चाहिए, इसकी विचारधारा में मिलती है बाबा साहब अम्बेडकर की सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। ये देश एक राष्ट्र बनकर फ्रैटर्निटी के साथ, ब्रदरहुड के साथ, भाईचारे के साथ, बंधु भाव के साथ जीना चाहिए, इसकी बात हमें मिलती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए भारतीय संविधान के स्वरूप में। हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स को लेकर बाबा साहब ने तभी बहुत पढ़ाई भी कर ली और बहुत सारी बातें लिख भी दी और उसमें सॉल्यूशंस भी दे दी।
लिए कि हम क्या करें तो हम एक बेहतर राष्ट्र बन सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई एक व्यक्ति और कोई एक व्यक्तित्व न रहते हुए आज हमारे देश की हर अच्छी बात को करने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट बन गए हैं, एक बैकग्राउंड बन गए हैं। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बेहतर बात साबित होगी। मीन्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी ये समझे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी मिल्कियत, सिर्फ उनकी मिल्कियत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध करने वाले लोग समझे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध करके इस देश का भला होने वाला नहीं है। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बिल्कुल सरोकार नहीं रखना चाहते हैं धर्म के नाम पर या फिर मार्क्सिज्म के नाम पर या फिर लेफ्ट विंग के नाम पर, वो भी इस बात को समझ लें कि ऐसा करने से वो अपने आप को गलत साबित करेंगे आज, कल और हमेशा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कुछ बातें ऐसी कि जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं। शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह की बातों का हमारा जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। धन्यवाद।